है तो 17 महीने किसी व्यक्ति को जेल में रखना, उसको पूरी की पूरी सजा देना ही होगी। किसी अदालत ने उसको दोषी साबित किया है, न ही किसी अदालत ने कोई सजा सुनाई है। बावजूद इसके कोई व्यक्ति 530 दिनों तक अगर जेल में बिता रहा है तो अपने में बहुत गंभीर बात है और ये उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन है। इस तरह की ये टिप्पणियां। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, दिल्ली के शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, 17 महीने बाद उनको सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली शराब घोटाले के मामले में जमानत मिल पाई। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने 6 अगस्त को सुनवाई इस पर पूरी की थी और कल उन्होंने यानी गुरुवार को 9 अगस्त को अपना फैसला सुनाया और जमानत दे दी मनीष सिसोदिया को। ईडी के वकील जमानत का विरोध कर रहे थे और उन्होंने ये भी कहा कि अगर जमानत दी जा रही है तो इनको अरविंद केजरीवाल की तरह रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएं, प्रतिबंध लगाया जाए कि दिल्ली सचिवालय ना जा पाएं, विधानसभा ना जा पाएं और अन्य जगहों पर ना जा पाएं। लेकिन उन सारी अपीलों को खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उनको पूर्णकालिक जमानत दी जाती है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस ज़रूर लगा दी गई जो कि एक जमानत की शर्तें कुछ होती हैं तकनीकी तौर पर। इस फैसले के दौरान अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणी की, जांच एजेंसियों की भूमिका को लेकर जिस तरह से सवाल उठाए, वो अपने आप में बहुत हैरान करने वाले हैं और बहुत ही गंभीर मसला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार बार देखा गया है कि किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने से पहले लंबे वक्त तक किसी को जेल में बिना मुकदमे के, बिना सजा के उसको जेल में रखने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यानी सीधे तौर पर यह कहना था कि जो 17 महीने तक मनीष सिसोदिया को जेल में रखा गया लेकिन ट्रायल नहीं शुरू किया गया, जांच एजेंसियों ने अपनी जांच करके, आरोप पत्र दाखिल करके कोर्ट में उसकी मुकदमे की सुनवाई नहीं शुरू हुई और 17 महीने तक उनको जेल में रखे रहा गया, ये उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। जो 2 जजों की बेंच थी, उसने जजों ने कहा, उनकी टिप्पणी थी कि मनीष सिसोदिया के मामले में सीबीआई और ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के दर्ज मामलों में कुल 493 गवाहों के नाम दिए गए। इसमें कहा गया है कि इन मामलों में हजारों पेज के कागजी दस्तावेज और 1 लाख से ज़्यादा पेज के डिजिटल दस्तावेज शामिल हैं। कोर्ट का कहना था कि ये इन सारी चीज़ों से ये साफ है कि मुकदमा ये इतनी जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। 493 गवाहों से पूछताछ होगी, उनसे बातचीत होगी, उसके बाद जो ये हज़ारों पेज के डॉक्यूमेंट्स हैं इनको वेरीफाई किया जाएगा और क्या तब तक, जब तक ये सारी प्रक्रिया या पूरी नहीं कर लेंगे, तब तक क्या किसी को जेल में रखे रहेंगे? साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि ये तो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जो स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार मिला हुआ है देश के नागरिकों को, सीधे सीधे ये उसका उल्लंघन है। बेहद सख्त टिप्पणियां की सुप्रीम कोर्ट ने दोनों एजेंसियों को लेकर और इन एजेंसियों के ऊपर पहले से ही आरोप लगते रहे कि ये किस तरह से सरकार के दबाव में काम करती हैं और विपक्षी नेताओं को एक तरह से कहिए कि झूठे केसेस में फंसाकर उनको लंबे समय तक जेल में रखने की साजिश रचती हैं। ऐसा विपक्षी नेताओं का आरोप है। विपक्षी नेताओं ने इस मामले को लोकसभा चुनाव में भी उठाया और सुप्रीम कोर्ट में जो ईडी और सीबीआई का पक्ष रख रहे थे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू, उन्होंने कोर्ट में सिसोदिया पर जमानत के दौरान कुछ पाबंदी लगाने की मांग की। वही उसी तरह की पाबंदी जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जब जमानत दी गई थी तो वो पाबंदी लगाई गई थी, कुछ शर्तें जो अभी हमने आपको बताया। लेकिन सीधे तौर पर कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया और कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस उनको अपना पासपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया और एक जो मुचलका भरना होता है और हर हफ्ते उनको थाने में जाकर के ये बताना है कि हाँ मैं दिल्ली में ही हूँ, दिल्ली के बाहर नहीं। ये ज़मानत देने की जो शर्तें होती हैं। लेकिन ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन जांच एजेंसियों की कार्यशैली पर जिस तरह से सवाल उठाया,
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथ की बेंच ने इनकी जो फैसला सुरक्षित रख लिया था ये 6 अगस्त को, उसके बाद 9 अगस्त को ये फैसला सुनाया है। तो इस मामले में पहले भी मनीष सिसोदिया ने, दरअसल हुआ क्या कि दिल्ली शराब घोटाले में 26 फरवरी को पहले केस दर्ज किया CBI ने भ्रष्टाचार का, और उसके बाद 26 फरवरी को उनको गिरफ्तार किया, मनीष सिसोदिया को, 26 फरवरी 2023 को। उसके बाद फिर ED ने उन्हें PMLA एक्ट के तहत, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, धन शोधन कानून जिसको कहते हैं, उसके तहत केस दर्ज किया और गिरफ्तार किया। इन मामलों में इन्होंने अर्जी लगाई सुप्रीम कोर्ट में। जब अर्जी लगाई तो ये कहकर के वकीलों ने, ED और CBI के वकीलों ने ये कहा, उनका जो पक्ष रख रहे थे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, कि अभी हमको इनके बारे में कई सारे दस्तावेज इकट्ठे करने हैं और हम सारी जांच पूरी करने के बाद ट्रायल शुरू कर देंगे। तो ज़मानत अर्जी खारिज कर दी गई कि अभी ये प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद फिर कोर्ट में कहा ये एक तरह से कि अब हम जुलाई तक, फिर से जब अर्जी लगाई गई, ट्रायल नहीं शुरू हो पाया, जांच पूरी नहीं हो पाई, तो फिर जुलाई में फिर से अर्जी लगाई मनीष सिसोदिया ने और ज़मानत के लिए। फिर कहना था इन लोगों का कि बस अब हम इसको जुलाई तक हम इसको कर लेंगे, ट्रायल शुरू कर देंगे। जुलाई तक भी जब ट्रायल नहीं शुरू हुआ तो फिर अर्जी लगाई, और जब 6 अगस्त को सारी सुनवाई पूरी कर ली कोर्ट ने, उसके बाद उनका यही कहना था कि आप बार बार खुद जो कोर्ट में आप प्रॉमिस कर रहे हैं उसको ही पूरा नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब आप सीधे तौर पर यही निकलता है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक बढ़ाना चाहते हैं। और सबसे जो गंभीर बात है, उन्होंने कहा कि तुरंत सुनवाई मामले की होनी चाहिए, इतना लंबा समय नहीं लगना चाहिए। जो स्पीडी ट्रायल होता है ये हर व्यक्ति का अधिकार होता है, और ये कहकर जमानत का विरोध नहीं किया जा सकता कि अपराध गंभीर है, स्वतंत्रता के लिहाज से हर दिन मायने रखता है। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी है। CBI मामले में 13 और ED मामले में 14 अर्जियां दाखिल की गई थी। ये सभी अर्जियां निचली अदालत ने मंजूर की थी। तो इन सारी चीज़ों को लेकर, और कुल मिलाकर ये, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट्स को भी ये हिदायत दी कि आपके पास अगर ज़मानत की अर्जी आती है तो आप उस पर इतना सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है, हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। अगर जो अभियुक्त के कोई आशंका नहीं है कि वो कुछ गलत कर सकता है, गवाहों को प्रभावित कर सकता है, या फिर डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ कर सकता है, इस तरह की बातों की अगर आशंका नहीं है, वो भाग सकता है, तो ऐसे मामलों में उसको तुरंत ज़मानत मिलनी चाहिए। ज़मानत एक कानूनी प्रक्रिया है, नियम है, और जेल ये अपवाद है। तो इस तरह से जो निचली अदालत और हाई कोर्ट को भी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है, वो भी अपने आप में बड़ा गंभीर मुद्दा है कि ये अदालतें अगर किसी दबाव में आकर इस तरह से ज़मानत अर्जी पर सुनवाई नहीं कर रही हैं और ज़मानत नहीं दे रही हैं, तो उनको भी अपनी कार्यशैली में पुनर्विचार करना चाहिए कि वो क्या कर रही हैं। तो ये बहुत बड़ी टिप्पणी थी, और इन सारी चीज़ों से ये बात पुख्ता हो जा रही है, जो विपक्ष आरोप लगाता है इन एजेंसियों पर कि ये सरकार के दबाव में काम कर रही हैं, चाहे वो हेमंत सोरेन का मामला हो, चाहे इसी दिल्ली में जो शराब घोटाला है जिसमें मनीष सिसोदिया को ज़मानत मिली है, या अरविंद केजरीवाल जेल गए हुए हैं, सत्येंद्र जैन जेल गए हुए हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी जेल गए थे। तो ये कहना है कि भाई आपने अभी तक इसमें किसी को भी, किसी के खिलाफ भी अभी पूरी प्रक्रिया नहीं शुरू की, ट्रायल नहीं शुरू किया, यानी आप अपनी जांच को पूरा करके कोर्ट में उनके खिलाफ आपने आरोप लगाकर उसकी सुनवाई नहीं शुरू हुई, और इसमें इतना समय आप लगा रहे हैं। तो 17 महीने किसी व्यक्ति को जेल में रखना, उसको पूरी की पूरी सज़ा देना ही हो गया, और इस दौरान आपने न तो किसी अदालत ने उसको दोषी साबित किया है, न ही किसी अदालत ने कोई सज़ा सुनाई है। बावजूद इसके कोई व्यक्ति 530 दिनों तक अगर जेल में बिता रहा है तो ये अपने में बहुत गंभीर बात है, और ये उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन है, इस तरह की ये टिप्पणियाँ की। और इन स्थितियों में ये बहुत ये गंभीर बात है कि किस तरह से जांच एजेंसियों को के ऊपर दबाव है,
और जो विपक्ष का आरोप है कि जांच एजेंसियों पर सरकार का दबाव है, राजनीतिक दलों के नेताओं को अपने पक्ष में करने के लिए इन जांच एजेंसियों का खास तौर पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का सरकार मदद ले रही है। और अगर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप हैं और उन्होंने किया है तो फिर वो कोर्ट में साबित क्यों नहीं कर पा रही है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है, महाराष्ट्र के कुछ नेताओं के संदर्भ में देखा गया है, कुछ और नेताओं के संदर्भ में देखा गया है कि अगर वो सरकार के समर्थन में आ जाते हैं या अगर बहुत सरकार का विरोध कर रहे हैं और शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, सरकार या भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों के केस वापस तक हो जा रहे हैं, उनके केस खारिज हो जा रहे हैं और क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी जा रही है, यानी उनको एक तरह से निर्दोष साबित कर दिया जा रहा है। वही एजेंसी जिसने उन लोगों के खिलाफ केसेस दर्ज किए, वही फिर उनको उनके खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट दायर कर रही है या अपने केस वापस ले रही है। तो ये जो राजनीतिक विद्वेष की भावना से इन एजेंसियों के इस्तेमाल का आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगता है विपक्षी दलों की ओर से, सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से भी ये बात स्पष्ट हो जा रही है कि कहीं न कहीं इन एजेंसियों के ऊपर दबाव है, उस दबाव में ये काम कर रही हैं और उसी के चलते ये इन नेताओं को जानबूझकर ज़्यादा से ज़्यादा समय तक जेल में रखना चाहती हैं। और ट्रायल इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि ट्रायल करने का उनके पास एविडेंस ही नहीं है, तो इसमें वो चाह रही हैं कि किसी तरह से हम इसको लिंगर ऑन करके ज़्यादा से ज़्यादा समय तक इनको जेल में रख सकें। निश्चित तौर पर ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर सरकार को विपक्ष ने घेर रखा है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी विपक्ष ने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया था और कई ऐसे उदाहरण दिखाई पड़ रहे हैं जो कि ये दिखाते हैं कि निश्चित तौर पर कहीं न कहीं इन एजेंसियों के ऊपर सरकार का दबाव रहता है और सरकार के हिसाब से, सरकार की सहूलियत के हिसाब से ये एजेंसियां किसी के खिलाफ केस दर्ज करती हैं, केस वापस लेती हैं और ट्रायल में देरी करती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।